हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, ग्रेड 8 का चैप्टर हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। ओके, तो यहाँ पर हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक हम फोर्स कवर करेंगे और दूसरा हम क्या कवर करेंगे, प्रेशर। मतलब बेटा पहले फोर्स आता है और फिर क्या आता है, प्रेशर। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर ये दो बच्चे जो है एक रस्सी को पकड़ करके खींच रहे हैं। ओके, तो ये बंदा, मुझे बताइए, आप इस रस्सी पर जो है फोर्स लग रहा है, राइट? तो ये बंदा इधर से खींच रहा है और ये बंदा इधर से खींच रहा है। क्लियर? ये बॉडी का नाम 1 है और ये बॉडी का नाम 2 है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब बताइए, फोर्स में डायरेक्शन होती कि नहीं होती है? बताइए, फोर्स में डायरेक्शन होती कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। जैसे ये वाला जो बंदा है, ये इधर की ओर फोर्स खींच रहा है, लग रहा है ना इस पर, है ना? मतलब एक तरीके से ये पूरे के पूरे सिस्टम पे फोर्स लगा रहा है और ये वाला जो बॉय है ये इधर फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स में, फोर्स लगाने के लिए डायरेक्शन बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है, ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? देखिए, ये जो बंदा है ये फोर्स लगा रहा है, किस पर लगा रहा है? बॉडी 2 पर, क्योंकि अल्टीमेटली ये रस्सी के माध्यम से सेकेंड बॉय को अपनी तरफ खींच रहा कि नहीं खींच रहा? तो पता आप लोग को इसको क्या कहते हैं? इस वाले फोर्स को, ये जो लगा रहा है ना, ये फोर्स इस तरफ, इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी बिकॉज ऑफ फर्स्ट बॉडी। तो ये क्या कहलाएगा? फोर्स 2 बिकॉज ऑफ, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। क्लियर हो गया? तो F21 की मीनिंग हमेशा आपके काम में आएगी। F21 क्या होता है? फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, ये क्या है? ये F12 है। मतलब ये क्या है? फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी बिकॉज ऑन सेकेंड बॉडी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना? अब चलिए, अब हम बताते हैं। ये तो हमने इंट्रोडक्शन के लिए शुरुआत कर दी, है ना? अब अगर बेटा एक चीज याद रखना, अगर ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल अमाउंट में है, क्लियर हो गया? अगर ये दोनों फोर्स एक दूसरे को इक्वल अमाउंट में है तो ये एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे? कैंसिल। उस सिचुएशन में ये सिस्टम कहलाएगा इक्विलिब्रियम। क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम। मतलब यदि इस रस्सी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है तो एक टर्म आता है फिजिक्स में बेटा, इक्विलिब्रियम। क्या आता है टर्म? इक्विलिब्रियम। तो याद रखिएगा, अगर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो? 0 हो, लगने वाला नेट फोर्स क्या हो? 0 हो, तो हम कहेंगे कि ये जो सिस्टम है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। किसमें सिस्टम था? इक्विलिब्रियम में। क्लियर कि नॉट क्लियर? इक्विलिब्रियम। तो इस सिस्टम को हम इक्विलिब्रियम में कहेंगे। कब कहेंगे? वेन एवर नेट फोर्स इक्वल टू 0। और याद रखना बच्चों एक बात और, अगर नेट फोर्स 0 होता है, किसी सिस्टम पर लगने वाले फोर्सेस का टोटल 0 होता है, तो उन फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? बैलेंस्ड फोर्स। बोलिए, क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर टोटल फोर्स जितने भी उस सिस्टम पे लग रहे हैं 0 हो तो हम क्या बोलेंगे उसको? बैलेंस्ड फोर्स। जोर से बोलिए, क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। समझ में आया कि नहीं आया? ये बैलेंस फोर्स आपको पता है बेटा, जैसे ये बुक है ना, ये टेबल के ऊपर रखी हुई है। ये देखो, ये टेबल है और इसके ऊपर क्या रखी हुई है? एक बुक रखी हुई है। अब यहां पर दो फोर्सेस लगते हैं। एक, बुक के सेंटर से ग्रेविटी की तरफ से अर्थ की तरफ एक फोर्स लगता है जो कहलाता है इसका वेट। क्या कहलाता है बेटा? वेट। वेट कितना होता है? m इंटू जी। अभी आप पढ़ोगे वेट कितना होता है? m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। और बेटा जितना वेट फोर्स लग रहा होता है, ठीक उतना ही फोर्स, देखो वेट कहां लगा? बुक ने किस पर लगाया? बुक का किस पर लगा? अर्थ पे। ठीक है ना? मतलब इनडायरेक्टली ये किस पे एक्ट करेगा? टेबल पे। किस पे एक्ट करेगा? टेबल पे। क्लियर हो गया? तो पहला फोर्स ऑन द टेबल एक्ट होता है बिकॉज ग्रेविटी की तरफ ये पॉइंट कर रहा है, और दूसरा फोर्स बेटा ये एज अ रिएक्शन एक्ट होता है, आर। ये क्या है? रिएक्शन फोर्स। क्लियर?
आप भी इसी फोर्स के कारण जमीन पर खड़े हो पाते हैं। यही फोर्स है जो आपको जमीन पर खड़ा रखता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये दोनों फोर्स कैसे हैं बेटा? बैलेंस फोर्स हैं। क्या है दोनों? बैलेंस फोर्स, क्योंकि एक दूसरे को दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं। सो यू कैन राइट आर इक्वल टू एम जी, आर इक्वल टू एम जी। तो ये बैलेंस फोर्स है। तो ये इंट्रोडक्शन था बेटा चैप्टर को इंटरेस्टिंग बताने के लिए। अब आइए हमें टॉपिक कवर करने हैं। टॉपिक तो हम कवर करेंगे ही, माइंड मैप बाद में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है? देखिए, तो फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स या तो पुश होता है या तो पुल होता है। फोर्स बेसिकली है क्या? फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या बेटा? हाँ, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब फिजिक्स की क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, मतलब इसमें डायरेक्शन सेंस की जरूरत पड़ेगी। एंड फोर्स को डिफाइन कैसे करेंगे? इट फोर्स इज अ पुश और पुल। अब फोर्स पुश होगा या पुल होगा, बट फोर्स कर क्या सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। समझ गए ना? फोर्स या तो पुश है या तो पुल है। तो फोर्स आपके पास दो रूप में ही लगेगा, या तो पुश के रूप में या पुल के रूप में। दो ही तरीके से आप फोर्स एग्जर्ट कर सकते हो। बट फोर्स कर क्या क्या सकता है, ये देख लो बेटा। तो फोर्स कर क्या सकता है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम बोलेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या बोलेंगे बेटा? इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो बेटा इफेक्ट ऑफ फोर्स में पहला इफेक्ट ऑफ फोर्स, चेंज इन मोशन। चेंज इन मोशन। चेंज इन मोशन का मतलब बेटा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो ये फोर्स इसको मूविंग कर सकता है। अगर कोई बॉडी मूविंग है तो फोर्स इसको क्या कर सकता है? रेस्ट में कर सकता है। जैसे कोई गाड़ी आ रही थी, आपने उसको और धक्का दे दिया। कोई कार्ट यहां से ठेला चल के आ रहा था और आपने क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया और जोर से धक्का मार दिया, इसकी स्पीड और बढ़ गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो फोर्स ने स्पीड बढ़ा दी। इसका उल्टा, आपने कार्ट चल के आ रहा था, आपने रोक दिया, तो मूविंग को आपने रेस्ट में कर दिया। यस और नो? तो आपने रेस्ट को मूव कर दिया, मूव को रेस्ट कर दिया, या तो आपने स्पीड अप कर दिया। राइट? स्पीड अप कर दिया, इंक्रीज कर दिया। लाइक किसी बॉडी की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड थी, आपने फोर्स लगाया और उस बॉडी की स्पीड कितनी हो गई? 9 मीटर पर सेकेंड। ये सुनो, अगर आपकी बॉडी इंक्रीज हो रही है, किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली बेटा यहां पर क्या इन्वॉल्व होगा? एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होगा। क्या इन्वॉल्व होगा? एक्सेलरेशन। तो मैं यहां पे लिखता हूं एक्सेलरेशन इन्वॉल्व। एक्सेलरेशन इन्वॉल्व। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा, आप बॉडी की स्पीड को कम कर सकते हो, स्पीड डाउन, स्पीड लोअर्ड। ठीक है? तो गाड़ी की स्पीड थी 9 मीटर पर सेकेंड, अगर आपने फोर्स लगाया, क्लियर है? तो अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हैं तो ये फोर्स कहलाएगा एक्सेलरेटिंग फोर्स, और अगर आप स्पीड घटा रहे हैं तो ये फोर्स कहलाएगा रिटार्डिंग फोर्स। क्या कहलाएगा? रिटार्डिंग, मतलब स्पीड कम करने वाला फोर्स, दैट इज कॉल्ड रिटार्डिंग फोर्स। तो मान लीजिए 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? तो बेटा याद रखिएगा कि यहां पर इस केस में क्या इन्वॉल्व हुआ है? डी एक्सेलरेशन। तो यू कैन राइट हियर डी एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व। क्लियर हो गया बेटा? डी एक्सेलेशन इज इन्वॉल्व। और बेटा डी एक्सेलेशन का ही दूसरा नाम है रिटार्डेशन। क्या नाम है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। यस। तो आपने देखा फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स चेंज इन मोशन कर सकता है, मतलब रेस्ट को मूव कर सकता है, मूव को रेस्ट कर सकता है, स्पीड अप कर सकता है, स्पीड लो कर सकता है। और क्या कर सकता है बेटा फोर्स का काम? चेंज इन डायरेक्शन। हाँ, ये बहुत लोग भूल जाते हैं बेटा। चेंज इन डायरेक्शन। फोर्स जो है चेंज इन डायरेक्शन कर सकता है। एंड लास्ट, फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स चेंज इन शेप कर सकता है। चेंज इन शेप। ठीक है ना? और चेंज इन शेप कर लो, या है ना, चेंज इन शेप और साइज। चेंज इन शेप और साइज, साइज और शेप में चेंज कर सकता है। तो बेटा ये जो लास्ट कैटेगरी का जो फोर्स है ना, जब शेप और साइज में चेंज करे, राइट, जब लास्ट कैटेगरी का जो शेप है, फोर्स है, जो शेप और साइज में चेंज करेगा, वो एक्चुअली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस
नहीं करेगा। समझ में आया? जैसे मान लो बेटा एक गुब्बारा है, अब ये रेस्ट में था। किस में था बेटा? रेस्ट में। रेस्ट मतलब इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी? 0। आपने यहाँ पे फोर्स लगाया और आपने फोर्स लगा करके इस गुब्बारे का शेप कुछ यूं कर दिया। बताइए, फोर्स लगा के आपने क्या कर दिया? गुब्बारे का शेप यूं कर दिया। बट इतना करने के बाद भी ये रेस्ट में ही रहा, मतलब मोशन नहीं हुआ उसका, मोशन नहीं हुआ। तो मतलब आपके फोर्स ने क्या किया है? आपके फोर्स ने शेप और साइज बदल दिया ना। तो ऐसे फोर्स को, जो शेप और साइज को बदल दे, ऐसे फोर्स को बोलते हैं हम डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब जो परमानेंटली या प्रेरी डिफॉर्मेशन ला दे, ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये देखा, फोर्स इज अ पुश और अ पुल। क्लियर है? फोर्स इज अ पुश और अ पुल। एग्जाम्पल ऑफ पुशिंग फोर्स: पुशिंग ए ट्रॉली, फोर्स ऑन कीज व्हाइल टाइपिंग। जब आप टाइप करते हैं ना टाइपराइटर में, तो आप क्या मारते हैं? पुश मारते हैं। ओके। इंसर्टिंग अ प्लग इनटू द सॉकेट, आप प्लग जो होता है सॉकेट में इंसर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? पुश करते हैं। क्या करते हैं? पुश करते हैं। नाउ एग्जांपल ऑफ पुलिंग फोर्स: ओपनिंग कर्टेन्स, जब आप पर्दों को खोलते हैं तो ओपन करने के लिए पुल करते हैं। ड्राइंग वाटर फ्रॉम अ वेल, जब आप रस्सी से किसी कुएं से पानी खींच रहे होते हैं। यस और नो? है ना? तो कुएं से पानी खींच रहे होते हैं तो आप क्या लगाते हैं? पुल लगाते हैं। ओपनिंग अ ड्रॉर, जब किसी ड्रॉर को आप खींचते हैं तो क्या लगाते हैं? ठीक है ना? तो दैट इज अ पुल। अब बात करते हैं एसआई यूनिट। किसकी बात करते हैं? एसआई यूनिट। देखिए बेटा, फोर्स के मैग्नीट्यूड को, जैसे आपने किसी बक्से पे फोर्स लगाया, ये कोई बक्सा है और आपने इस बक्से पे क्या लगाया? फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया? दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। कितना लगाया? दो चीजें हैं, कितना लगाया और कहां लगाया। कितना लगाया और कहां लगाया। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 6 यूनिट का फोर्स लगाया, 6 यूनिट का फोर्स लगाया, और किधर की ओर लगाया? ईस्ट की तरफ लगाया। कहां लगाया? ईस्ट की तरफ। तो मैं क्या लिखूंगा? फोर्स इज इक्वल्स टू, देखिए कंप्लीट डेफिनेशन फोर्स की बनेगी। सबसे पहले मैग्नीट्यूड, तो 6। मैंने यहां तो यूनिट लिखा था, बट अब आपको जानने की जरूरत है कि फोर्स को किस में मेजर करोगे। बेटा फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में। क्या मेजर करेंगे? न्यूटन में। तो 6 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट। समझ में आया? अब ये फोर्स कंप्लीटली डिफाइन है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है कि कितना लगाया, और डायरेक्शन भी है कि कहां लगाया। क्योंकि कुछ क्वांटिटी होंगी, वेक्टर क्वांटिटी, जिनमें दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है कि कितना लगाया और कहां लगाया। तो 6 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट, दिस इज कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ दिस फोर्स। चलिए, सो एट द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। यस। Okay, at least two objects must interact for a force to come into the play. For example, to push a trolley, a person has to interact with a trolley. देखिए, अगर फोर्स आप चाहते हैं कि फोर्स लगे, तो कम से कम कितने ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी? 2 की होगी। कभी फोर्स अकेले बॉडी पर नहीं लगेगा। समझ में आ गया? 2 लोगों के इंटरेक्शन से ही फोर्स बनेगा। क्लियर हो गया? जैसे आप भी अगर जमीन पर खड़े हैं, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है ना? और आप भी जमीन पर खड़े हैं, तो यहां पे 2 बॉडी है, एक बॉडी है अर्थ और एक बॉडी है आप। क्लियर हो गया? एक बॉडी है अर्थ और एक बॉडी है आप। तो आप, अर्थ आपके पर फोर्स लगा रही है, अर्थ जो है आपको अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, खींच रही है अर्थ आपको। तो आपका जो वेट है वो डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक ना? और आप पर क्या लग रहा है? रिएक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है आप पर? रिएक्शन। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो और ये रिएक्शन आपका आपके डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के। दैट इज इक्वल टू एम जी। दैट इज इक्वल टू एम जी। आर इक्वल टू एम जी। दोनों फोर्स कैसे हैं? बैलेंस फोर्स है। कैसे फोर्स है? अब आप कहते हैं कि सर यदि आर ना लगता, एम जी बस लगता, तो बेटा अगर वन साइडेड फोर्स लगता तो आप इसको फोड़ करके जमीन को सुरंग बनाते हुए नीचे चले जाते। यस और नो? यदि आपके पैरों तले जमीन हटा दी जाए तो यही हाल होगा। आप इसको जमीन को फोड़ करके कहां चले जाएंगे? नीचे, अगर गड्ढा कर दिया जाए तो। क्लियर? क्योंकि फिर एक साइड में ही फोर्स लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस। तो द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। यस। At least two objects must interact for a force to come into the play. For example, to push a trolley, a person has to interact with the trolley. एक पर्सन को ट्रॉली पे फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर है?
अच्छा, आप जानते हैं कि अगर एक ट्रॉली खड़ी हुई है, यहां से एक बंदा इस पर फोर्स लगा रहा है, ये देखिए, यहां पे एक बंदा इस पे जबरदस्त फोर्स लगा रहा है, धक्का मार रहा है, और बताइए ट्रॉली टस से मस नहीं हिल रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है बेटा, इसको हमने फ्रिक्शन चैप्टर में भी पढ़ा है। मान लीजिए ये बंदा जो है यहां पर कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा है? 10 न्यूटन का। कितने का फोर्स लगा रहा है? 10 न्यूटन का। क्लियर? 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो भी ये ट्रॉली मूव क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि समझो बेटा, यहां जो ट्रॉली के चके हैं, बोलिए सॉन, और ये इसका खुद के पैर, तो यहां पर बैक साइड में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? ये जमीन को धकेलेगा कि नहीं धकेलेगा? यस और नो? और यहां से ये चक्के घूमने की कोशिश करेंगे, तो ये भी फ्रिक्शन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे ना। तो ये जो 10 न्यूटन है, टोटल मिलकर के ये सारे फोर्स भी कितना बना रहे होंगे? 10 न्यूटन। और दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। इसलिए किसी टाइप की मोशन नहीं होगी, क्योंकि बैलेंस फोर्स बन रहा है। कैसे बन रहा है? जैसे ही फोर्स अनबैलेंस होगा, जैसे मान लो ये हो गया 15 न्यूटन, कितना हो गया, और फ्रिक्शन कमजोर होकर के पड़ गया, मान लो कितना, 12 न्यूटन। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो होगा क्या बेटा, जैसे ही फोर्स कमजोर होंगे, तो एक तरफ का फोर्स हो गया 12 न्यूटन, सॉरी 15 न्यूटन, एक तरफ के सिस्टम का राइट साइड, और इधर वाले सारे फोर्सेस कितने हो गए? 10 न्यूटन। क्लियर हो गया? तो एक फोर्स ये है, एक फोर्स, अब ये एफ नेट कितना बचेगा बेटा? तो एफ नेट बचेगा 15 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू कितने न्यूटन? 5 न्यूटन। तो अब 5 न्यूटन का नेट फोर्स जो है उसको मूव करेगा। क्या करेगा? उसको मूव करेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब ये याद रखिएगा, अब ये सिस्टम, अब बताइए ये सिस्टम बैलेंस है कि अनबैलेंस है? अब ये सिस्टम अनबैलेंस है। क्या है सिस्टम ये? अनबैलेंस। और बच्चों याद रखना, अनबैलेंस सिस्टम में एफ नेट की वैल्यू जीरो नहीं होती है, और यहीं पर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व आएगा, यहीं पर एक्सेलरेशन आएगा। क्लियर? चलिए, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। नंबर वन, कांटेक्ट फोर्स, और नंबर टू, नॉन कांटेक्ट फोर्स। आपने मैग्नेट को देखा है? अगर आप एक मैग्नेट के सामने किसी दूसरे मैग्नेट का कोई पोल रखते हैं, तो या तो ये इसको रिपेल कर देता है, या तो इसको ये ट्रैक कर देता है बिना कांटेक्ट करे। तो ऐसे फोर्सेस जिनमें फिजिकली कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। क्लियर हो गया कि नहीं होगा? वैसे ये कौन कौन से होते हैं? नंबर वन, मैग्नेटिक फोर्स, एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर हो गया? तो इनमें जो होता है कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती, बट कांटेक्ट फोर्सेस, ऐसे फोर्स, द फोर्सेस विच रिक्वायर फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन बॉडीज एंड कैन नॉट एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। यस और नो? जैसे मैं जब तक हाथ दूर रखूंगा आपके गाल से, तो आपको झापड़ का रिस्क नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ दूर है। जब गाल हाथ में झापड़, जब गाल में हाथ छुएगा, तभी आपका वो कांटेक्ट फोर्स एक्ट करेगा। क्लियर? So a force which require physical contact between bodies and cannot act from a distance is called a contact force. एग्जाम्पल मस्कुलर फोर्स हो गया है, फ्रिक्शनल फोर्स भी एक कांटेक्ट फोर्स है। अब देखिए यहाँ पे बॉडी स्लाइड कर रही है डाउनवर्ड, बोलिए सोनू, और बॉडी स्लाइड कर रही है, और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बेटा? ऊपर की ओर। क्लियर की नॉट क्लियर? क्लियर की नॉट क्लियर? तो फ्रिक्शन जो है पीछे की ओर लगेगा। अच्छा, बॉडी स्लाइड क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ पर बॉडी स्लाइड इसलिए कर रही है क्योंकि यहाँ पर जो है अनबैलेंस फोर्स है। क्या है? अनबैलेंस फोर्स। यहाँ का फोर्स एफ ज्यादा रहेगा, और यहाँ का फोर्स एफ कम रहेगा, तभी बॉडी इस तरफ स्लाइड कर रही है। क्लियर की नॉट क्लियर? ओके। मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स। तो मस्कुलर फोर्स किसकी वजह से लगता है? मसल की वजह से। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस स्लिपिंग और रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टेक्ट। तो बात करते हैं, नेक्स्ट है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। ठीक ना? तो फ्रिक्शन याद रखिएगा हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। देखिए इसकी मोशन कहाँ हो रही है? डाउनवर्ड। मोशन कहाँ हो रही है? डाउनवर्ड। और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अब बैकवर्ड लगेगा, अपवर्ड लगेगा। अब बात करते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। अ फोर्स विच कैन बी एक्सर्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टेक्ट। आपके पास में एक बॉल है, आप हवा में इस बॉल को छोड़ देंगे, बताइए इस पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। कितना लगेगा? mg। सो दिस फोर्स, अ फोर्स विच कैन बी एक्सर्टेड
from a distance without any physical contact is called a non-contact force. Example, gravitational force is a type of non-contact force. Gravitational force is an attractive force that exists between any two bodies having mass. ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में लगता है, लाइक जैसे अर्थ हो गया और मून हो गया। ओके, तो इनके बीच में भी क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अट्रैक्टिव होता है बेटा, मतलब मून खींचेगी अर्थ को और अर्थ खींचेगा मून को। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मून खींचेगी अर्थ को और अर्थ खींचेगी मून को। क्लियर? सो ये वाला क्या बनेगा, फोर्स ऑन मून बिकॉज ऑफ अर्थ, और ये क्या रहेगा, फोर्स ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ मून। क्लियर है? और ये दोनों फिलहाल बराबर हैं, दोनों क्या है, बराबर। फोर्स ऑन मून बिकॉज ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ मून। क्लियर? सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन एनी टू बॉडीज हैविंग मास। चलिए अगला मैग्नेटिक फोर्स। ये देखिए मैग्नेटिक फोर्स, आयरन के पार्टिकल जो होते हैं उठ करके चले जाते हैं। मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है ना? सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। या इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। बेटा याद रखना, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स कभी रिपल्सिव नहीं होता। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा आपने देखा होगा, छोटे छोटे पीसेस को कागज के आप ड्राई कॉम से अट्रैक्ट कर लेते हैं। यस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। देखो इलेक्ट्रो में है इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। क्लियर? सो चार्ज एट रेस्ट, इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। ये अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकते हैं। नाउ इफेक्ट ऑफ फोर्स मैंने आपको बताया। नंबर 1 चेंज इन स्पीड, बताया ना, रुके को चला दे, चले को रोक दे। तो फर्स्ट था चेंज इन स्पीड, देन चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन शेप एंड चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। सारे केसेस हमने आपको बता दिए। एग्जाम्पल, चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन। अब फील्डर कैचिंग अ बॉल, एक बॉल आ रही होती है जिसको फील्डर कैच कर लेता है और उसकी स्पीड को क्या कर देता है, 0 कर देता है। यस, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। चेंज इन स्पीड, अ कार स्लोइंग डाउन एन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। आप ब्रेक लगाएंगे तो कार क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है ना? सो ब्रेक इज अ रिटार्डिंग फोर्स। चेंज इन डायरेक्शन, अ कार टेकिंग यू टर्न। तो यू टर्न लेने के लिए भी क्या जरूरी है, फोर्स जरूरी है। क्लियर हो गया? फोर्स क्या है, जरूरी है। आप हाथ में अगर एक लट्टू को लेके घुमाएंगे इस तरीके से, तो इसके डायरेक्शन आप कंटिन्यूअसली चेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, फोर्स। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? चेंज इन शेप, चेंज इन शेप। ओके, नेडिंग डॉ, आटे को जब आप गूंथते हैं तो आप क्या करते हैं, चेंज इन शेप। आटा कहीं चलता नहीं, मोशन नहीं करता है, आप उसके शेप को बदल देते हैं। क्लियर हो गया? बात करते हैं नेट फोर्स। तो नेट फोर्स मींस क्या होता है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। अब यहां पर दो बच्चे फोर्स लगा रहे हैं, एक छोटा वाला भाई है और एक बड़ा वाला भाई, यस और नो? तो दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सम ऑफ टू अप्लाइड फोर्सेस। अब यहां पे दोनों की फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू एफ बड़ा वाला प्लस एफ स्मॉल। क्लियर की नॉट क्लियर? और जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हमेशा बड़े वाले फोर्स की तरफ ही होगी। ठीक है ना? अब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ तो एक ही डायरेक्शन होगी। क्लियर की नॉट क्लियर? अब यहां देखिए, एक बंदा यहां फोर्स लगा रहा है, एक बंदा यहां, तो फोर्स दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो नेट फोर्स इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड फोर्सेस। तो अगर बड़े वाले का फोर्स F1 है, छोटे वाले का F2 है, सो F नेट यहां पे क्या बनाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू F1 माइनस F2। क्लियर? तो देखिए यहां पे जो बेटा नेट फोर्स आएगा वो दोनों का डिफरेंस आएगा, और नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या बनेगी बेटा, बड़ा वाला फोर्स। क्लियर हो गया ना? तो नेट फोर्स की डायरेक्शन, जैसे मान लो यही क्वेश्चन है कि एक बंदा जो है फोर्स लगा रहा है 15 न्यूटन का, यहां से बड़ा वाला भाई, और एक बेटा यहाँ पे बच्चा लगा रहा है 2 न्यूटन का। क्लियर है? अब बताइए जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, तो नेट फोर्स आएगा 13 न्यूटन। जब तक आपने इस पे वेक्टर नहीं लगाया है तब तक आप इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ये दम लिख रहे हैं कितना है, बट जैसे ही आपने वेक्टर लगाया तो आपको लिखना पड़ेगा 13 न्यूटन टूवर्ड्स राइट या टूवर्ड्स ईस्ट।
टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक ना। फिजिक्स में डायरेक्शन सेंस चलता है बेटा। ये वाली डायरेक्शन को ईस्ट बोलते हैं, ये वाले डायरेक्शन को वेस्ट बोलते हैं, ये वाले डायरेक्शन को नॉर्थ बोलते हैं, और ये वाले डायरेक्शन को साउथ बोलते हैं। यस, सो नेट फोर्स इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द टू अप्लाइड फोर्सेस। डन। चलिए अब बात करते हैं, देखिए बैलेंस फोर्सेस की। बैलेंस फोर्स क्या होते हैं? बैलेंस फोर्स जिसमें नेट फोर्स जीरो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। क्लियर हो गया। अब नेट फोर्स अगर जीरो होगा तो एफ बराबर अगर जीरो होगा तो याद रखिएगा एक्सेलरेशन भी कितना होगा? जीरो होगा। क्लियर हो गया। क्योंकि जहां एक्सेलरेशन है वहीं पर फोर्स है, अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स भी नहीं है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पे, ये देखिए यहां पे कैसा फोर्स है? अनबैलेंस है। कैसा फोर्स है? अनबैलेंस। अनबैलेंस फोर्स है मतलब नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया। और अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्लियर हो गया। और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा मतलब चेंज इन वेलोसिटी आएगी सामने। चलिए, तो फोर्स हमारा पूरा हो चुका है यहाँ पे। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेशर। प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं बेटा दबाव। क्या बोलते हैं? दबाव बोलते हैं या दाब बोलते हैं, है ना? दाब बोलते हैं। प्रेशर को अच्छे से समझिए बेटा। ये देखिए यहाँ पर आपके पास में ये सरफेस है ना। अब इस सरफेस में आपने अपने पैर को रखा, इस सरफेस में आपने अपने पैर को रखा, तो जैसे ही आप इस सरफेस पे अपना पंजा रखेंगे, पैर का पंजा रखेंगे कुछ इस तरीके से, मैं ये आपने पैर का पंजा रखा है, ठीक है ना। तो आपने पैर के पंजे से जो सरफेस पे फोर्स लगाया है वो इस पूरे पॉइंट पर इवनली वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। हाँ। क्योंकि आपका पूरा फोर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट यदि मैं सरफेस को छोटा सा कर दूं, इतना सा कर दूं, अब आप यदि इसके ऊपर अपना पंजा रखेंगे इस तरीके से, तो आपका पूरा बॉडी वेट इस छोटे से एरिया पे जाएगा। बताइए जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो आप देख रहे हैं तो आपका फोर्स सेम है। आपका फोर्स क्या है? सेम है। बट प्रीवियस केस में आपका एरिया ज्यादा था। एरिया क्या था? ज्यादा था। तो आपको प्रेशर कम फील होगा। प्रेशर क्या होगा? कम फील होगा, या आप कम प्रेशर लगाएंगे। बट यदि आपने कम एरिया पे सेम फोर्स लगाया तो आपको प्रेशर क्या फील होगा? ज्यादा फील होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? ठीक है ना। हाँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप जब किसी कील को ठोकते हैं, कील को क्या करते हैं, तो ये वाला इसका जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा चौड़ा होता है, सामने वाला जिस पे आप हथौड़ा लगाते हैं। तो यहां पर जो फोर्स होगा आपका वो पूरे के पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा। होगा कि नहीं होगा? बट जो कील का दूसरा हिस्सा होता है वो बहुत शार्प होता है, तो ये फोर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट होकर के केवल छोटे से एरिया पे जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? अब जब छोटे से एरिया पे फोर्स जाएगा तो इस पर प्रेशर क्या बनेगा? हाई। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो प्रेशर एक्चुअली क्या हुआ? प्रेशर होता है, डिफाइंड होता है, इट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, इस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। यूनिट एरिया में जितना कम फोर्स लगेगा प्रेशर उतना कम होगा, और यूनिट एरिया में जितना ज्यादा फोर्स लगेगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। सो प्रेशर इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर फोर्स। अब याद रखना बेटा, जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है उसका एक नाम है फिजिक्स में, उसे बोलते हैं हम थ्रस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? थ्रस्ट। क्लियर कि नॉट क्लियर? जब रॉकेट बेटा लॉन्च होता है, जमीन से जब रॉकेट लॉन्च होता है बेटा, तो रॉकेट जो होता है ना बेटा, वो लॉन्च होते समय जमीन पर बहुत जोर से गैसेस निकालता है। क्लियर? और ये गैसेस सारी की सारी परपेंडिकुलरली निकलती हैं। क्या निकलती हैं? तो ये जमीन पर एक फोर्स लगाती हैं, इस थ्रस्ट, इस फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। बोलिए यस और नो। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब अगर थ्रस्ट लगेगा तो न्यूटन का एक लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर बेटा? तो थ्रस्ट कहां पर लगा बेटा? जमीन पर। जमीन पर ऊपर की ओर, रॉकेट पर बेटा ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे थ्रस्ट। क्या बोलेंगे? अप थ्रस्ट। क्या बोलेंगे? थ्रस्ट। तो ये रॉकेट पर परपेंडिकुलर लगता है, इस वजह से रॉकेट लिफ्ट ऑफ होता है, ऊपर की ओर उड़ता है। क्लियर हो गया? मतलब जो रिएक्शन फोर्स होता है, किसका रिएक्शन? गैसेस का। किसका? गैसेस का। भाई गैसेस ने एक्शन जमीन पे दिया,
ओके। और जो एक्शन मिला है वो जमीन की तरफ लगा है, और रिएक्शन किस पे लगेगा? रॉकेट पे लगेगा, है ना? तो उसकी वजह से रॉकेट जो होगा लिफ्ट करेगा। क्लियर? तो अब एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो इसलिए प्रेशर जो होता है दैट इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, या परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर कि नॉट क्लियर? मान लीजिए कि आप किसी सरफेस पर इस तरीके का फोर्स लगा रहे हैं, चलो यही बता देता हूं। आप किसी सरफेस पर ना फोर्स कैसा लगा रहे हैं पता? ये जैसे मान लो ये सरफेस है आपका, ठीक है ना? तो आपने इस सरफेस पर ये टेढ़ा फोर्स लगाया, बोलिए सोनू। तो याद रखिएगा ये टेढ़ा फोर्स लगा है तो ये थ्रस्ट में पूरा का पूरा काउंट नहीं होगा। अब जैसे आप यहां पर टेढ़ा फोर्स लगा रहे हैं इस तरीके से, तो आप क्या बनाइए? इसका नॉर्मल बनाइए। बनाया आपने नॉर्मल। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट टूटेंगे। ये जो फोर्स आपने लगाया है इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे बेटा। एक कंपोनेंट टूटेगा बेटा इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? और एक टूटेगा बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यस और नो? तो अब आप इस टोटल फोर्स को भूल करके इसके दो कंपोनेंट पता लगाइए। बोलिए यस और नो? अब मुझे बताइए कि थ्रस्ट लगाने में कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? बताइए। वर्टिकल, क्योंकि परपेंडिकुलर सरफेस के वर्टिकल है। यस और नो? परपेंडिकुलर क्या है सरफेस के? वर्टिकल। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा वो थ्रस्ट लगाएगा। तो इस समय अगर आपका वर्टिकल कंपोनेंट एफ वी है, तो जो थ्रस्ट बनेगा, जो प्रेशर बनेगा, दैट नॉट टोटल फोर्स अपॉन एरिया, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट पर यूनिट एरिया। क्लियर कि नॉट क्लियर? ठीक है ना? अगर आप पूरा पूरा परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं तब ठीक है, तो पूरा का पूरा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। बट आप पूरा फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो पूरा का पूरा फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फिर आपको वर्टिकल फोर्स लेना पड़ेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब हम एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो आपने देख लिया कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके। तो अगर ए एरिया पर एफ फोर्स अप्लाई होता है तो यूनिट एरिया पर कितना फोर्स अप्लाई होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पर लगने वाले फोर्स को ही हम प्रेशर बोलते हैं। सो प्रेशर की डेफिनेशन इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। बेटा फोर्स को किस में नापा जाता है? न्यूटन में। एरिया को नापा जाता है मीटर स्क्वायर में। एंड दिस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड पास्कल। ब्लेसे पास्कल के नाम पे कितना हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके। तो 1 पास्कल को हम डिफाइन करते हैं। तो 1 पास्कल को डिफाइन करने के लिए अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं फोर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, अगर फोर्स को आप 1 न्यूटन ले लो और एरिया को भी कितना ले लो? 1 मीटर स्क्वायर। मतलब यदि 1 मीटर स्क्वायर की सरफेस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए, परपेंडिकुलर फोर्स, तो जो प्रेशर क्रिएट होगा दैट प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मच? 1 पास्कल। कितना होगा बेटा? 1 पास्कल। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए, आप जब अपनी साइकिल में हवा भराने जाते हैं ना बच्चों, तो आप अपनी साइकिल में हवा भराने जाते हैं, तो वो साइकिल में जो हवा जाती है ना, वो प्रेशर क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है? प्रेशर। ये साइकिल का आपका मान लीजिए ट्यूब है और आप साइकिल में हवा भरा रहे हैं, तो जो हवा जाएगी ना बेटा, वो साइकिल में क्या क्रिएट करेगी? प्रेशर क्रिएट करेगी। और हवा के एयर के मॉलिक्यूल के रैंडम मोशन के कारण जो है ये बाहर की ओर इसमें खिंचाव पैदा होगा। राइट? एक लिमिट होती है कि आप इतना प्रेशर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितना प्रेशर बढ़ता जाएगा उतना फोर्स भी बढ़ता जाएगा। राइट? क्लियर? फोर्स भी बढ़ता जाएगा क्योंकि एरिया तो फिक्स है बेटा, टायर का एरिया तो बढ़ेगा नहीं। एरिया फिक्स है तो फोर्स बढ़ता जाएगा। अगर फोर्स उसकी सेफ्टी लिमिट से ज्यादा हो जाएगा, समझ गए, तो टायर ब्लास्ट हो जाएगा। टायर क्या हो जाएगा? ब्लास्ट। क्लियर हो गया? और जैसे ही टायर ब्लास्ट होगा, है ना, तो प्रेशर रिलीज हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? रिलीज, मतलब प्रेशर कम हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यस। तो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया। डन। अब बात करते हैं लिक्विड प्रेशर। क्या बात करते हैं? लिक्विड प्रेशर क्या होता है ये देखते हैं। चलिए, तो अगला टॉपिक जो हमारा आ गया है बच्चों, जिसका नाम है लिक्विड प्रेशर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। लिक्विड प्रेशर का मतलब क्या होता है? देखिए, लिक्विड प्रेशर बेटा अभी एक बहुत ही अच्छी तो नहीं कहना चाहिए, बहुत ही डिजास्टर इंसिडेंस हुआ है ना, बहुत ही बुरा हुआ है। कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा कि टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए एक सबमरीन नीचे गई हुई थी, जहाज समुद्र के। ओके।
समुद्र के काफी नीचे गई हुई थी, यहाँ पे गई थी। अब ये सबमरीन जो थी ये गई हुई थी मलबा देखने के लिए, ठीक है ना। आपको पता होगा ये सबमरीन क्या हो गई थी, ये इम्प्लोड हो गई थी। क्या हो गई थी? इम्प्लोड। एक होता है एक्सप्लोड और एक होता है इम्प्लोड। मतलब पानी के अंदर बेटा जो प्रेशर होता है ना वो इक्वल अमाउंट में हर जगह से एक्ट करता है आपके। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहां पर बेटा इसने क्या करा, इस सबमरीन को दबा दिया। इस सबमरीन को क्या किया? दबा दिया। बेटा देखिए सबमरीन बनाते समय ये बहुत सेफ्टी भी देखा जाता है कि आप सबमरीन को कितना नीचे ले जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए सबमरीन जो होती ना, आप अगर पानी के जितना ऊपर हैं तो पानी का ऊपर जो प्रेशर बनेगा वो कम बनेगा, क्योंकि पानी एज अ होल एक बड़े बॉडी के जैसे आपके ऊपर रखा हुआ है। रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? और जब आप पानी के नीचे हैं तो इस पूरे बॉडी का वेट आपके ऊपर अप्लाई होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये पूरे बॉडी का वेट, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा कांटेक्ट में है, एक पानी की बूंद दूसरे को, दूसरे को तीसरे को, इस तरीके से अगर आपके पास में सबमरीन है तो आपने बहुत जोर का फोर्स लगता है, ठीक है ना, प्रेशर लगता है। और जितना नीचे आते जाएंगे आप देखेंगे वाटर कॉलम उतना बढ़ता जाएगा, तो उतना जोर का प्रेशर बढ़ेगा। आपने यदि पीएनएस गाजी मूवी देखी है तो आपने देखा होगा जब वो ऑर्डर देता है उसमें कैप्टन कि एक काम करो, सबमरीन को जो है 350 फीट पे ले जाओ, सॉरी 600 फीट पे। कितने फीट पे? 600 फीट पे, ठीक है ना। तो जो उनके क्रू मेंबर रहते हैं वो लोग कहते हैं अरे सर आप ये क्या कह रहे हैं, हमारी जो सबमरीन है वो 600 फीट के लिए तो बनी ही नहीं है, हमारी टेस्टिंग हुई है 300 350 तक बस, इसके नीचे सेफ लिमिट नहीं है। तो देखते होंगे जैसे वो नीचे जाती है तो नट बोल्ट हिलने क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। ओके, और कई जगह से तो पानी भी अंदर घुस जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है कि चीजें यहाँ पे निकलना विकलना शुरू हो जाएंगी, मतलब इम्प्लोड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? इम्प्लोड। तो मतलब आप जितना जाएंगे पानी के नीचे उतना प्रेशर बढ़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड लिक्विड प्रेशर। जस्ट लाइक सॉलिड, लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड प्रेशर। अगर आपने देखा है, आप घर में अगर आप एक्सपेरिमेंट करें तो यदि आप एक बॉटल है और उसमें आप 3 होल कर लें, कितने होल कर लें? 3 होल। तो जो यहां पर जैसे होल करेंगे ना तो सबसे ज्यादा पानी जो होगा सबसे नीचे वाले से प्रेशर से निकलेगा, और ऊपर वाले से और कम, और सबसे ऊपर वाले से सबसे कम। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब यहां पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो सबसे ज्यादा होगा, और यहां पर जो प्रेशर अप्लाई होगा हम्म वो सबसे ज्यादा होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर का जो वाटर कॉलम है वो सबसे बड़ा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखिए, अब हम वाटर की कॉलम की कुछ एक्टिविटी भी देखते हैं लिक्विड प्रेशर की। ये देखिए यहाँ पर इसने क्या कर दिया है बेटा, यहाँ पर इसने एक गुब्बारा लगा दिया है। क्लियर? तो लिक्विड प्रेशर की वजह से यहाँ पर ये गुब्बारे के अंदर क्या फिल हो जाएगा? वाटर फिल हो जाएगा। बट यदि आप यहीं पर ये गुब्बारा लगाते तो गुब्बारा का भी फिल होता क्या? नहीं, है ना, लटका रहता। क्लियर हो गया ना? बट यहाँ पे फिल हो जाएगा। क्लियर? ओके। एक्स, तो इसका मतलब जो प्रेशर होता है वो कहां पर एक्ट करता है? वॉल ऑफ द कंटेनर पे। वॉल ऑफ द कंटेनर मतलब हर तरफ कहीं भी आप गुब्बारा लगा दो, आगे पीछे ऊपर नीचे, तो वॉल ऑफ द कंटेनर पे ये प्रेशर एक्ट करेगा। ओके, और हर जगह प्रेशर क्या होगा? इक्वल अमाउंट में होगा। क्या होगा? इक्वल। मतलब एक सेम लेवल पे प्रेशर जो होगा, चाहे आप होल यहाँ पे करो, चाहे यहाँ पे करो, चाहे यहाँ पे करो, चाहे यहाँ पे करो, चाहे यहाँ पे करो, कहीं भी करोगे आपका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल। सेकेंड, अगर आप सेम लेवल पे आपने 2 होल बनाए, एक इधर पे और एक इधर पे, तो सेम लेवल पे दोनों का प्रेशर क्या होगा? इक्वल। इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, एट द सेम। तो यही बात तो मैंने बताई कि प्रेशर क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? ठीक है ना। अच्छा एक चीज और बता दूं, यहाँ पे है नहीं, पास्कल ने एक लॉ दिया था, अगर मान लीजिए आपने इस बॉटल के अंदर फूंक मारी, क्या मारी? फूंक मारी, यहां से आपने ब्लो कर दिया, है ना, यहां से आपने ब्लो मार दिया, तो ये बताइए कि जो पानी की धार है ये जो अभी ऐसे जा रही थी नॉर्मली, ब्लो मारने पर पानी की धार दूर जाएगी कि और पीछे आएगी? दूर जाएगी। तो एक ही दूर जाएगी कि दोनों दूर जाएंगी? दोनों ही दूर जाएंगी। और याद रखिएगा बेटा, जो भी आप ऊपर से प्रेशर देते हो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या होता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। मतलब प्रेशर जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो भी प्रेशर आप एक्सटर्नल भेजोगे
किसी लिक्विड बॉडी के अंदर, तो प्रेशर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। क्लियर की नॉट क्लियर? ये बेटा ये जो लॉ कहलाता है ना, इसको हम बोलते हैं पास्कल्स लॉ। क्या बोलते हैं? पास्कल्स लॉ। और बेटा ये बहुत काम का है। पता है आपने रेलगाड़ी देखी है? तो रेलगाड़ी में बेटा बहुत सारी जो कार्ट होती है ना, जो बहुत सारी वैगन होती हैं, वो कनेक्ट होती हैं रेलगाड़ी में इस तरीके से, है ना, एक दो बेटा 50-50 डिब्बे कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना, 50-50 डिग्री क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। अब बेटा क्या होता है कि जो ब्रेक आगे से लगाया जाता है बेटा, इसके अंदर यहाँ पे एक पाइप गया होता है, समझ गया, जिसको ब्रेक पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रेक पाइप। तो ब्रेक पाइप से ऊपर अगर आगे उसने प्रेशर बढ़ाया तो बेटा इंस्टेंटली, क्योंकि सब ब्रेक पाइप के अंदर एक लिक्विड फ्लो हो रहा होता है, तो सब के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी मैंने बताई ना आपको एक्टिविटी कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो हर एक पॉइंट पर इक्वल इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इस तरीके से ये बहुत काम की चीज है, इसको पास्कल लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। इंक्रीजेस विद डेप्थ, बेटा जितनी डेप्थ में जाओगे प्रेशर उतना क्या करेगा? इंक्रीज। कम कि ज्यादा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज। मतलब ऊपर वाले लेवल पे प्रेशर कम रहेगा और नीचे वाले लेवल पे प्रेशर ज्यादा रहेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? बात करते हैं गैसियस प्रेशर। देखिए गैसियस प्रेशर क्या है। वैसे तो आपने देखा होगा कि आप बलून अगर फुलाते हैं इस तरीके से, अगर आप ब्लो करते हैं बलून को, तो गैस को जितना ब्लो करते जाएंगे गैस की अमाउंट बढ़ेगी और गैस के अंदर का प्रेशर, बलून के अंदर का प्रेशर क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा ना। हाँ, तो प्रेशर बढ़ा, आप बढ़ाते चले जाएंगे, ये ठीक बात है। क्या है बेटा? ये हमारी अर्थ है। क्या है हमारी? ये अर्थ है। और अर्थ के ऊपर ये इतना बड़ा बेटा एटमॉस्फेयर है, कई किलोमीटर का, बोलिए हाँ है ना, जिसके अंदर टन्स ऑफ गैसेस हैं। भरी है कि नहीं भरी हुई है? मतलब ये एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर, एक कवरिंग का काम कर रहा है, टन्स ऑफ गैसेस हैं। ओके, तो ये गैसेस एक मासिव बॉडी, एक मैसिव बॉडी का निर्माण कर रही है कि नहीं कर रही है? अब ये निर्माण करेंगी तो ये फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो यही फोर्स अगर हम लिखेंगे कि अर्थ का पूरा एरिया ए है जिस पर लगने वाला फोर्स एफ है, तो यूनिट एरिया में लगने वाला फोर्स क्या होगा? एफ अपॉन ए। तो ये जो फोर्स कहलाएगा इसको हम बोलते हैं सॉरी, ये जो प्रेशर कहलाएगा, प्रेशर, ये प्रेशर जो कहलाएगा फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू प्रेशर, और ये जो प्रेशर कहलाएगा इस समय जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर लग रहा है, दैट इज कॉल्ड गैसियस प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? समझ में आ गया? बेटा यही प्रेशर है जिसके कारण जो हमको गैसेस लगाया करती हैं। क्लियर? गैसेस क्या करती हैं? लगाया करती हैं, ठीक है ना। अगर ये प्रेशर हट जाएगा तो यहां से वायुमंडल पूरा एस्केप कर जाएगा। क्लियर? और ये गैसेस नहीं रुकेंगी तो सब मर जाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये प्रेशर हमारे लिए क्या है? बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ठीक है। एयरप्लेन के अंदर जब आप बैठते हैं बेटा, एयरप्लेन के अंदर, तो ये प्रेशर बेटा पहले वहां पे मेंटेन किया जाता है, समझ गए। एयरप्लेन को हाई एल्टीट्यूड पे उड़ना होता है, तो हाई एल्टीट्यूड पे जैसे ही आप जाते हो तो प्रेशर क्या होता जाता है? कम होता जाता है। क्या होता जाता है? कम। तो अगर कम प्रेशर हो जाएगा तो सब लोग अंदर के बेचैन हो जाएंगे। तो इसलिए एयरप्लेन को पहले ही उसके दरवाजे खिड़कियां सब बंद करके, खिड़कियां तो ऑलरेडी बंद होती हैं, दरवाजे बंद करके क्या करते हैं? हाई प्रेशर मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं? प्रेशर मेंटेन करते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर हो गया? हाई प्रेशर। ऐसे ही जो बेटा अपने स्पेस क्राफ्ट में जो लोग जाते हैं अंदर बैठ करके, उनको भी हाई प्रेशर दिया जाता है वहां पे, समझ गए। क्योंकि भैया ऊपर तो वैक्यूम है और वैक्यूम का प्रेशर क्या है? जीरो है। क्लियर हो गया? तो ये देखिए, गैसेस आर एक्सर्ट प्रेशर, फॉर एग्जाम्पल अ बलून बस्ट व्हेन वी ब्लो एक्सेस एयर इनटू इट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। द गैसेस एनवेलप विच सराउंड द अर्थ इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। बेटा हमारे अर्थ को जो गैसेस एनवेलप सराउंड कर रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। ये सुनो, द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, द वेट ऑफ द एयर कॉलम ओवर ए यूनिट एरिया। अब बेटा क्या बन रहा है? इसका वेट बन रहा है। अगर हम किसी एक कॉलम को ले लें तो उसको हमको एरिया भी लेना पड़ेगा उस कॉलम का। द वेट ऑफ द एयर कॉलम ओवर ए यूनिट एरिया ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। अगर आप जितना ऊपर जाएंगे तो बेटा वाटर कॉलम क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। होता जाएगा नहीं होगा? भाई आप जितना ऊपर जाएंगे ये एयर कॉलम छोटा पड़ता जाएगा, और जब एयर कॉलम छोटा पड़ेगा तो उसका फोर्स कम लगेगा, तो फोर्स कम लगेगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? कम होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? कम होगा। क्लियर हो गया? तो बच्चों यही कारण है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट में जाने में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्रेशर क्या हो जाता है?
कम हो जाएगा। क्लियर? अगर आप चाय बनाएंगे हिमालय में जा करके, तो आप हिमालय में चाय बनाएंगे तो बताइए आपकी चाय जल्दी बन जाएगी कि बाद में बनेगी? बिल्कुल सही। देखिए क्या है कि हिमालय में यदि आप जाएंगे तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, मतलब गैसेस का प्रेशर क्या है? कम है। गैसेस का प्रेशर यहाँ पे कम हो चुका है, नीचे ज्यादा था। नीचे क्या था? ज्यादा था। तो नीचे प्रेशर ज्यादा था, तो वो क्या कहती हैं? पानी को भाप बनने से रोकती हैं, क्योंकि प्रेशर हमेशा रोकता है। प्रेशर हमेशा लोगों को दबा के रखता है। तो यहाँ पे पानी पे भाप बनने को रोकती है। बट बेटा यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, तो जो पानी है फटाफट खोल जाएगा, फटाफट भाग बन के क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। बोलिए यस और नो? क्लियर कि नॉट क्लियर? तो प्रेशर कम होने से आपकी चाय हो, चावल हो, जल्दी पक जाएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि प्रेशर यदि कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर प्रेशर कम होता है, प्रेशर रिलीज होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? मतलब चीजें जल्दी बॉयल हो जाएंगी, चीजें जल्दी बॉयल हो जाएंगी। और यहीं आप जमीन पे आ जाइए तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एयर कॉलम बढ़ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट को भी क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? बन जाएगा ना? यस। ठीक है। अच्छा एक चीज और देखिए, ऊपर जाने पे बेटा, हाई एल्टीट्यूड जाने पे नाक से खून क्यों बहने लगता है? देखिए हमारी जो बॉडी है ना, वो भगवान ने बनाई है हमारे प्रेशर के हिसाब से। हमारी बॉडी वेन्स वगैरह, मतलब जैसे ये मान लो हमारी वेन्स है, तो वेन्स का हमारा जो अंदर का प्रेशर है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करके रखा है। मतलब एक तरीके से ये दोनों एकदम बराबर है। बोलो हाँ है ना? बट मान लो आप चढ़ गए, ये ऊपर चढ़ गए, देखिए भाई साहब, वेन्स का प्रेशर तो है ज्यादा, और बाहर का प्रेशर हो चुका है क्या? छोटा सा कम। बोलिए हाँ है ना? तो वेन्स का प्रेशर ज्यादा लग रहा है और बाहर का प्रेशर क्या है? कम। पहले तो ये दूसरे एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिए थे। बताइए नेट फोर्स कहाँ लगेगा? बाहर की ओर। लगेगा ही नहीं लगेगा? और नेट फोर्स बाहर की ओर लगेगा, मतलब जो वेन्स है फूट जाएंगी। ये सुनो, इसलिए हाइट में चढ़ने पे जो अपने पैराग्लाइडर्स होते हैं, सॉरी माउंटेनर्स होते हैं, उनकी नाक वगैरह की वेन्स फूट जाती हैं और ब्लीडिंग हो जाती है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि बेटा बाहर का प्रेशर हो जाएगा कम और अंदर का प्रेशर हो जाएगा ज्यादा। यस और नो? ठीक है ना? इसी तरीके से यदि आप किसी इंसान को, किसी एस्ट्रोनॉट को खुले स्पेस में छोड़ दो, तो भैया बाहर तो प्रेशर है ही नहीं है, प्रेशर जीरो है। क्या है? प्रेशर। अब मगर उसकी जो बॉडी है, उसकी बॉडी में ब्लड वगैरह तो प्रेशर मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं? मतलब बाहर प्रेशर जीरो है और अंदर का प्रेशर क्या है? हाई। तो क्या होगा? इसकी बॉडी का कतरा कतरा तोड़ करके इसको भाग जाएगा, फट जाएगा। ये इंसान क्या हो जाएगा? फट जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल, जैसे ही बाहर आएगा, है ना, अगर इसे इसके स्पेस क्राफ्ट के बिना, सॉरी स्पेस के बिना जैसे ही स्पेस से बाहर निकाल दिया गया, इसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाएगी। क्या कर जाएगी? ब्लास्ट, एक्सप्लोड कर जाएगी। क्या कर जाएगी? एक्सप्लोड। इम्प्लोड नहीं होगी, इम्प्लोड के लिए हाई प्रेशर होना था। अब यहाँ पे जैसे ही बाहर आएगी बॉडी, इसकी बॉडी फूट जाएगी एकदम से, जर्रा जर्रा इसकी बॉडी का निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी का जो ब्लड का प्रेशर है, जो ब्लड का प्रेशर हर जगह पे लग रहा है, बाहर का प्रेशर क्या हो चुका है? जीरो। भैया इसको मेंटेन करने के लिए कोई प्रेशर तो है नहीं, तो ये बॉडी एक तरफ प्रेशर लगाएगी, एक तरफ फोर्स बनेगा और बॉडी फट जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? बेटे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, उसकी यूनिट होती है एटीएम। क्या होती है? एटीएम। बेटे ये पैसे वाला एटीएम नहीं है, वो पैसे वाले एटीएम का नाम होता है ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। ये है, इसका नाम होता है एटमॉस्फेरिक। क्या नाम है? हाँ। तो बेटा जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 एटीएम होता है बेटा, बहुत ज्यादा होता है। दैट इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। 10⁵ पास्कल। 10⁵ पास्कल का मतलब समझ रहे हो? 1 लाख पास्कल। 1 लाख पास्कल मतलब 50। 1 लाख पास्कल मतलब 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब बेटा जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो अर्थ के 1 मीटर स्क्वायर पर, अर्थ के कितने? 1 मीटर स्क्वायर पर, अर्थ के 1 मीटर स्क्वायर पर। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब समझते हो? एक शीट जिसकी लेंथ भी 1 मीटर हो और जिसकी ब्रेड्थ भी 1 मीटर हो। मतलब जैसे आप जो शीट लाते हो जो ड्रॉ करने के लिए, बड़ी वाली शीट, मतलब उस शीट पर जो फोर्स लग रहा है भाई साहब, उतनी शीट पर जो टोटल फोर्स अटैक कर रहा है उस एरिया पे, वो कितना है? 1 लाख न्यूटन। कितना है? 1 लाख न्यूटन एक्ट कर रहा है कितने पे? 1 मीटर स्क्वायर पे। इतना फोर्स लगाता है हमारा एटमॉस्फेयर, सॉरी इतना प्रेशर लगाता है हमारा एटमॉस्फेयर। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? देखिए जब आप कोई स्ट्रॉ लेते हैं ना, और स्ट्रॉ ले करके आप इसको अंदर खींचते हैं, तो देखिए क्या होता है, ये जो पानी भरा हुआ है, इस पर क्या लग रहा है बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बट अंदर आपने अपने मुंह को क्या कर लिया? पिचकार दिया। मतलब अंदर आपने क्या कर दिया? लो प्रेशर। यस और नो? और बाहर का प्रेशर क्या है? हाई।
तो जो लिक्विड होगा वो हाई से लो प्रेशर की ओर खिंचता चला जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? ओके, चलिए देखिए इसकी थ्योरी करते हैं। स्ट्रॉ यूजेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर इट्स वर्किंग। स्ट्रॉ जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंसेप्ट का यूज करता है। One end of the straw is dipped into the liquid. When we suck at the other end of the straw, air pressure inside the straw reduces. Okay, but the pressure on the free surface of the liquid equal to the atmospheric pressure. मतलब यहाँ पे जो प्रेशर होता है that is equal to 1 atm. कितना होता है? 1 atm, है ना बेटा? अगर आप अपने पूरे मुंह को पिचका लो ऐसे, है ना, तो बाहर का प्रेशर तो 1 atm हो जाएगा, बट अंदर एक्सट्रीमली वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो अंदर का प्रेशर कितना आ जाएगा? 0 atm। यस और नो? और अगर आपने स्ट्रॉ लगाया, पानी बहुत तेजी से अंदर आएगा, है ना, बट एक्चुअली पाइप छोटा होता है इसलिए आप उस चीज को रियलाइज नहीं कर पाओगे, बट यदि बहुत बड़ा पाइप होता तो आपको रियलाइज हो जाता। क्लियर ना? फिर भी बट ये कहने का मतलब कि जितना प्रेशर लो रहेगा और बाहर का प्रेशर हाई रहेगा, फ्लूइड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? जो फ्लूइड होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगा। क्लियर हो गया? यस। तो ऐसे बादल भी बेटा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना? यस, बट द प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज द डिफरेंस इन प्रेशर पुशेस द लिक्विड टू द स्ट्रॉ। डिफरेंस इन प्रेशर समझ में आ गया बच्चों? तो डिफरेंस इन प्रेशर क्रिएट होता है जिसके कारण लिक्विड जो होता है अपवर्ड लिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा। तो ये भी एक प्रकार का फोर्स है। क्या? एक प्रकार का फोर्स। तो आपको ये सीखने को मिल रहा है कि बेटा डिफरेंस इन प्रेशर, इन प्रेशर क्या क्रिएट करता है बेटा? फोर्स क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? फोर्स। इस फोर्स को बोलते हैं लिफ्ट फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? लिफ्ट फोर्स। क्लियर हो गया? डिफरेंस इन इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? लिफ्ट फोर्स। क्लियर? और हमेशा फोर्स कहां लगता है बेटा? हाई टू लो, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब मैं आपको एक चीज इससे रिलेटेड बता देता हूं बेटा, एक प्रिंसिपल आपको बाद में पढ़ने को मिलेगा। बेटा जो एयरप्लेन होता है ना, एयरप्लेन, तो एयरप्लेन अपने मोशन की वजह से बेटा ऊपर की जो उसकी सरफेस होती है, इसकी ऊपर की सरफेस जो होती है स्मूथ होती है। क्या होती है? स्मूथ। ठीक है ना? अ, और एक मिनट। तो यहां पर बेटा याद रखिए इसमें कि इसमें बेटा यहां पे जो प्रेशर का नीचे एरिया होता है पी हाई होता है। पी क्या होता है? हाई। समझ गए? और ऊपर की तरफ जो होता है बेटा प्रेशर लो होता है। क्या होता है? प्रेशर लो होता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो नीचे का जो प्रेशर बनता है बेटा यहाँ पे एरोप्लेन के चलने से, यहाँ का प्रेशर हाई बनता है। ठीक है ना? प्रेशर क्या बनता है? हाई बनता है। और ऊपर का प्रेशर क्या बनता है? लो बनता है। ठीक है? क्योंकि नीचे वाली सरफेस में बाद में आपको पता चलेगा बेटा, नीचे वाली सरफेस से जो हवा निकलती है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, मतलब इसकी स्पीड कम होती है। यहां पर जो हवा पास होती है इसकी स्पीड क्या होती है? कम। तो कम स्पीड की वजह से प्रेशर हाई बनता है, और यहां पर ज्यादा स्पीड की वजह से प्रेशर क्या बनता है? लो करता है। इसके वजह से इस प्रेशर डिफरेंस के कारण प्रेशर कहां चलता है? हाई टू लो। तो फोर्स कहां लगेगा? हाई टू लो की तरफ। जो प्लेन होता है, एरोप्लेन होता है, हवा में ऊपर लिफ्ट होता है। समझ में आ गया? और यही इसी वजह से आपको प्लेन को एक बहुत स्पीड से दौड़ाया जाता है जिससे कि ये प्रेशर मेंटेन हो जाए। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये प्रेशर क्या हो जाए? मेंटेन हो जाए। ठीक है ना? ये प्रेशर मेंटेन हो जाए, इसीलिए प्लेन को बहुत तेजी से उड़ाया जाता है, दौड़ाया जाता है रनवे पे, कि ये प्रेशर मेंटेन हो जाए। क्लियर? और ये हाई बन जाए और ये लो बन जाए और प्लेन हवा में उड़ जाए। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये प्लेन की एरोडायनेमिक्स इस तरीके की होती है। चलिए, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे हो जाता है। अब कुछ और छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं डेंसिटी। डेंसिटी बेटा, डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना? चलिए एग्जांपल के लिए क्या करिए, एक पानी ले लीजिए। ठीक है ना? और यहां पे आप शक्कर का सीरा ले लीजिए। ठीक है ना? शुगर सोल्यूशन। और यहां पे वाटर। क्लियर?
पानी कितना है बेटा? 10 लीटर। तो इसका जो वॉल्यूम है बेटा वो कितना है? 10 लीटर। और आपको मैं बता दूं बेटा पानी की खास बात, कि पानी में जितना वॉल्यूम होगा उतने ही किलोग्राम पानी का मास भी आएगा। तो मास भी कितना आएगा बेटा? 10 किलोग्राम। समझ गए? ये पानी के अंदर पाया जाता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब शक्कर का शीरा बेटा वॉल्यूम वाइज तो 10 लीटर ही आएगा। तो पानी का इसमें शक्कर के शीरे का वॉल्यूम कितना होगा बेटा? बट मास ज्यादा होगा बेटा। तो गाढ़ा होता है ना? गाढ़ा, अब गाढ़ा बोल रहे हो आप, बट गाढ़ा मत बोलो उसको, अब डेंसिटी हाई बोलो। क्या बोलो? हाँ बस। तो मास जो होगा दैट इज इक्वल्स टू 20 kg मान लो, जस्ट डबल मान लो। ये सुनो, तो आप देख रहे हैं इन द सेम वॉल्यूम इसका मास क्या है? ज्यादा हो रहा है। तो रीजन क्या है बेटा? इसकी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में इसके पानी के जो मॉलिक्यूल होंगे बेटा वो काफी दूर दूर होंगे, है ना? ये पानी के मॉलिक्यूल कम मासिव होंगे, उनका मास कम होगा। समझ गए? और जबकि यहां पर इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे शुगर के वो काफी हैवी होंगे। क्या होंगे? काफी हैवी। और आप जानते भी हो पानी का जो एक मॉलिक्यूल होता है दैट इज इक्वल टू H2O, उसका जो वेट होता है दैट इज इक्वल टू 18 एटॉमिक मास यूनिट होता है। और भैया शुगर का होता है C6H12O6। H12O6 बेटा ये होता है 180। कितना होता है? 180 AMU। तो अमाउंट तो वही आ रही है, मगर बेटा इसमें 180 AMU का मास लेके बैठा हुआ है और इसमें ये बोलिए ये सानो। क्लियर हो गया? तो आप देख रहे हैं कि पर यूनिट मास जो है ज्यादा है इसका, इसलिए टोटल मास भी ज्यादा हो रहा है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो 10 लीटर का वॉल्यूम अगर 10 किलोग्राम है तो देखते हैं, तो 10 लीटर में कितना मास आ रहा है? 10 kg। तो 1 लीटर वॉल्यूम का मास कितना होगा? सपोज इस एरिया में 1 लीटर होगा, ओके? तो 1 लीटर वॉल्यूम का मास कितना होगा? 10/10, दैट इज इक्वल्स टू 1 kg। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? डेंसिटी। यहां देखिए वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर। 10 लीटर का ही मास कितना ले बैठा भैया? 20 kg। क्लियर? तो 1 लीटर का मास कितना होगा बेटा? 20/10, दैट इज इक्वल्स टू 2 kg। हुआ कि नहीं हुआ? सो यू कैन राइट डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1 kg पर लीटर। यहाँ पे डेंसिटी आएगी जिसको रो से भी दिखाते हैं, डी से भी दिखाते हैं, दैट इज इक्वल्स टू मास कितना आया है? 1 kg पर लीटर। और यहाँ पे आ जाएगा 2 kg पर लीटर। समझ में आया? सो व्हाट इज डेंसिटी? इट इज अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। ठीक है बेटा? बेटा सबसे ज्यादा डेंसिटी जो नोन है दैट इज इक्वल्स टू 13,600 किलोग्राम। ओके, 13,600 किलोग्राम, सॉरी 13.6 किलोग्राम पर लीटर, नॉट 13,600। तो बेटा जो मरकरी की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ मरकरी का सिंबल Hg होता है, दैट इज इक्वल टू बेटा 13.6 kg पर लीटर। भाई साहब समझ में आया? मतलब पानी का अगर आप 1 लीटर का डिब्बा भरेंगे, रियल जूस के डिब्बे में अगर आप पानी भर दो 1 लीटर में, तो 1 लीटर की रियल जूस के डिब्बे में आपके पास में जो पानी आएगा वो 1 kg आएगा। क्या आएगा? बट यदि उसी डिब्बे में आप मरकरी भर दो तो उसी 1 लीटर के डिब्बे को उठाने में हालत खराब हो जाएगी आपकी। समझ में आया? उस डिब्बे में जो मास होगा, जो इस डिब्बे का मास होगा कितना होगा? 13.6 kg। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अमाउंट वाइज वॉल्यूम तो वही है, समझ गए? बट मॉलिकुलर हैवी होंगे, मॉलिक्यूल्स हैवी होंगे, इसके कारण डेंसिटी बढ़ जाती है। हैवी भी होंगे और पास पास भी होंगे। ठीक है ना? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस। पास पास हो जाएंगे तो सेम स्पेस में ज्यादा आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? ज्यादा भी आ जाएंगे। तो ये कहलाता है डेंसिटी। ठीक है ना? तो क्लियर हो गया डेंसिटी। 13.6 किलोग्राम, मतलब सोचिए 1 लीटर के डिब्बे का वजन 13.6 kg, 10 kg से भी ज्यादा है, उठाने में दिक्कत होगी। समझ में आ गया? यस। तो आपका ये हो गया बेटा। मेटल्स में जो गोल्ड बार होती है ना, गोल्ड की डेंसिटी हाई होती है, बहुत हाई होती है। समझ गए ना? हाँ, मेटल में गोल्ड की डेंसिटी हाई होती है, इसलिए जो गोल्ड के छोटे से बिस्किट होते हैं बेटा वो भी बहुत भारी होते हैं। क्या होते हैं? बहुत भारी। इवन गोल्ड का जो 1 kg का बिस्किट आता है वो बिल्कुल आपके, है ना, पार्ले जी के बिस्किट से थोड़ा ही बड़ा होता है, हल्का सा। और उतने का ही जो वेट होता है वो कितना होता है? 1 kg। समझ गए? क्लियर कि नॉट क्लियर? है ना? तो
मतलब ये मान लीजिए कि जो छोटा वाला लाइफ बॉय का साबुन आता है, ऐसा वाला, देखा आपने रेड कलर का लाइफ बॉय का साबुन, उसी के छोटे वाले साबुन के वेट के साइज में ही इतनी बड़ी आयरन की गोल्ड की बार मिलती है, और वो 1 kg का होता है। तो रीजन क्या है? क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई है। इसकी डेंसिटी क्या है? हाई। सब पास पास में एकदम, बहुत हाईली कॉम्पैक्ट है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? यस। सो दिस इज कॉल्ड डेंसिटी। अब डेंसिटी का बेटा बहुत बड़ा रोल है, डेंसिटी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। डेंसिटी का बहुत बड़ा रोल है। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी लिक्विड की, प्रेशर उतना ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में एक जार है और आपने एक जार में लिक्विड भर रखा है, पानी, वाटर भर रखा है, और एक जार में आपने मरकरी भर रखी है, तो बताइए ज्यादा जोर का प्रेशर किसके बॉटम में क्रिएट होगा, मरकरी वाले में या वाटर वाले में? मरकरी बहुत जोर का प्रेशर दे रही होगी। समझ में आया कि नहीं आया? मरकरी क्या होगी? बहुत जोर का प्रेशर दे रही होगी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? 1984 में 1984 में भोपाल गैस इंसिडेंट हुआ था। और भोपाल गैस इंसिडेंट में बेटा जो बॉयलर्स थे, क्या थे? बॉयलर्स, जिनके अंदर गैसेस भरी हुई थी, एक्सेस प्रेशर के कारण बॉयलर्स फट गए थे, और इसके अंदर से एक गैस निकल गई थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट। क्लियर? तो यहां से ये गैस रिस गई थी। ये गैस एक बाई प्रोडक्ट थी जिसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर बनाने में होता था। तो ये गैस जो है ये निकल गई थी, और जिसके कारण बहुत सारे लोग, हजारों लोग डेथ हो गई थी। क्लियर? तो यहां भी प्रेशर क्या हो गया था? सेफ्टी लिमिट से ज्यादा हो गया था। सेफ्टी लिमिट से ज्यादा, इसलिए बेटा आजकल हर जगह सेफ्टी वॉल्व आती है ना। और दूसरी चीज, प्रेशर गेज लगाया जाता है। प्रेशर गेज बताता है कि कितना प्रेशर है। क्लियर हो गया? अगर आप जरूरत से ज्यादा प्रेशर कर देंगे तो सेफ्टी लिमिट के ऊपर प्रेशर क्या कर देगा? उसको बस्ट कर देगा, फोड़ देगा। चलिए, तो ये हो गया आपका डेंसिटी। डेंसिटी के बाद अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है बियॉन्ड फोर्स या लॉ ऑफ बाउंसी। ठीक है, लॉ ऑफ बाउंसी। ठीक है ना। लॉ ऑफ बाउंसी का मतलब क्या है? देखिए, अगर आप किसी भी लिक्विड में, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल टमाटर आपने डाल दिया, बोलिए यस और नो, तो दो प्रकार के फोर्सेस काम करते हैं। एक फोर्स उसका वेट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स वो तो लगेगा ही, दैट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। और दूसरा फोर्स बेटा इस पर अपवर्ड लगता है, जो कि कहलाता है बियॉन्ड फोर्स। क्या कहलाता है? बियॉन्ड फोर्स। ये लगेगा ही लगेगा। ये क्यों लगेगा? ये इसलिए लगता है कि बेटा जैसे ही ये चीज अंदर आती है तो ये अपने सराउंडिंग लिक्विड को हटाती है, ये सुनो। और ये जो चीज लिक्विड को हटाती है, वो लिक्विड, जैसे कि मान लो कोई इंसान तुम्हारे ऊपर कूद जाएगा, तो तुम्हारी बॉडी उसको ले तो नहीं लेगी, रिटेलिएट तो करेगी ना, है ना, तभी तो उसको चोट लगेगी। तो जैसे ये बॉडी अंदर आती है तो ये जो नेबरिंग इसके लिक्विड पार्टिकल होते हैं, ये इस पर रिएक्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रिएक्शन। तो ये उनके रिएक्शन के कारण क्या बनता है? बियॉन्ड फोर्स बनता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? नहीं आया? भाई ये बॉडी जैसे ही आप अंदर आएगी तो ये लोग मिलकर के क्या बोलेंगे? अरे कैसे आ गए भैया? धक्का लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? सब लोग मिलकर के, यस और नो? तो ये रिएक्शन के कारण इस पर बियॉन्ड फोर्स लगता है। क्योंकि इतना कि कौन रिएक्शन लगाएगा? रिएक्शन कौन लगाएगा? बिल्कुल साइज का फर्क पड़ेगा। रिएक्शन वो लगाएगा उस एरिया का पानी या उस एरिया का लिक्विड, उस एरिया का लिक्विड। क्योंकि भैया जैसे तुम आए हो, उस तत्काल उस एरिया के लिक्विड को कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। होना पड़ेगा नहीं होना पड़ेगा? जैसे ये टमाटर अंदर गया, ये टमाटो अंदर गया, तो जो टमाटो के हिसाब का जो पानी था, उसको भी तो आजू बाजू जगह लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? ये सोनो। तो जो आजू बाजू जगह लिए ना जिस पानी ने, एक्चुअली उसी ने ये फोर्स लगाया है, और ये फोर्स कहलाता है बियॉन्ड फोर्स। क्या कहलाता है? क्लियर कि नॉट क्लियर? अब इसमें 3 केस बनते हैं बेटा। अगर नीचे वाला फोर्स mg ज्यादा है और बियॉन्ड कम है, तो बॉडी डूब जाएगी, मतलब बॉडी सिंक कर जाएगी। क्या कर जाएगी बेटा? सिंक कर जाएगी, नीचे डूब जाएगी। क्योंकि डाउनवर्ड ज्यादा हो जाएगा, अपवर्ड कम हो जाएगा। बोलिए, डाउनवर्ड ज्यादा हो गया, अपवर्ड कम हो गया। क्लियर? अगर mg और fb
दोनों इक्वल हो गए तो बेटा बॉडी कहलाएगी सबमर्ज्ड। क्या कहलाएगी? क्लियर कि नॉट क्लियर? बॉडी सबमर्ज कहलाएगी, मतलब बॉडी जो है पानी के लेवल पे रहेगी। पानी की क्या रहेगी? लेवल पे, इस तरीके से। क्लियर कि नॉट क्लियर? जैसे आपने देखा हो जो अंडर वाटर फ्लोट करते हैं, पानी में फ्लोट करते हैं, सीधे लेट जाते हैं, तो उनका पेट डूबा रहता है पूरा का पूरा। चेला भले बाहर निकाल लें, नाक बस बाहर निकली रहती है, और पेट क्या रहता है? पूरा का पूरा डूबा रहता है। तो वो सबमर्ज रहते हैं। क्या रहते हैं? सबमर्ज। समझ गए? तो क्या करते हैं? अपने बॉडी वेट को बैलेंस कर लेते हैं। किससे बैलेंस कर लेते हैं? बियॉन्ड फोर्स से। यस और नो? थर्ड केस, अगर mg कम हो और बियॉन्ड फोर्स क्या हो? ज्यादा हो, तो ये वही केस है जिसमें आपने बॉल डाल दी पानी के ऊपर, तो बॉडी की पानी के ऊपर बॉल अंदर नहीं जाती है, ऊपर से ही फ्लोट करती है, केवल एक पॉइंट पे टिकी रहती है। तो क्या करती है? फ्लोट करेगी। क्या करेगी? फ्लोट। तो तीन केस बनेंगे बेटा, या तो बॉडी सिंक करेगी, या तो सबमर्ज करेगी, या तो फ्लोट करेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? बोलिए। हम्म। हाँ, ओके। हम्म। देखिए, अब कोई चीज किस पे डूबेगी? जैसे आपने कहा कि नॉर्मल पानी पे तो कोई भी इंसान डूब जाता है, बट ब्लैक सी के पानी में कोई भी इंसान डूबेगा नहीं, वो ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा। बताइए, हाँ या ना? डेड सी में, राइट। क्योंकि भैया अब ये भी देखा जाएगा कि जिसके ऊपर आप जा रहे हो, बियॉन्ड फोर्स कौन तय करेगा? बियॉन्ड फोर्स को तय करेगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर लिक्विड की डेंसिटी जितनी ज्यादा है, बियॉन्ड फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? और लिक्विड की डेंसिटी जितनी कम है, बियॉन्ड फोर्स उतना क्या लगेगा? कम लगेगा। एक बात मैं आपको बताऊं कि हमारे घर में जब मच्छर हो जाते हैं पानी में, तो हम मिट्टी के तेल का, केरोसिन के ऑयल का स्प्रे करते हैं। क्या करते हैं? स्प्रे। क्योंकि पानी की डेंसिटी कंपैरेटिवली हाई है, बट जैसे ही आप इसमें मिट्टी के तेल का स्प्रे कर देते हो, तो ऊपर मिट्टी का तेल आ जाता है जिसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली क्या है? कम है। और उसका जो लार्वा होता है, जो पहले पानी के ऊपर हाई डेंसिटी के कारण जमा हुआ था, तैर रहा था, अब वो लार्वा डूब जाएगा मिट्टी के तेल के अंदर, और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर ना? तो इस तरीके से डेंसिटी का बहुत इफेक्ट है। बात करते हैं कि बियॉन्ड फोर्स लगता कितना है। कैलकुलेशन ऑफ बियॉन्ड फोर्स, है ना? कैलकुलेशन ऑफ बियॉन्ड फोर्स। क्लियर? आप इतना जान लीजिए कि जो बियॉन्ड फोर्स होता है, एफ बी इज इक्वल्स टू अमाउंट, व्हाट इज इट? इट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बस, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अब इस पे बियॉन्ड फोर्स कितना लगेगा। ये आपके पास में एक पानी भरा हुआ है यहाँ पे, क्लियर है? यहाँ पे क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। टू द रिम, पूरा पानी भरा हुआ था, पूरा पानी भरा हुआ था, ठीक है ना? आज जैसे, और आपने यहाँ पे एक टब रखा रखा था बड़ा सा, क्लियर है? आपने जैसे ही यहाँ पे एक गोला डाला, आयरन बॉल, क्या डाल दी बेटा? आयरन बॉल डाल दी आपने, ठीक है ना? कितने मीटर की आयरन बॉल है बेटा? 1 मीटर की। कितने मीटर की? 1 मीटर की आपने आयरन बॉल डाल दी। ये सुनो, जैसे ही आयरन बॉल डाली, आयरन बॉल क्या करेगी? पानी को डिस्प्लेस करेगी। ये सुनो, तो जितना वॉल्यूम है इस आयरन बॉल का, क्योंकि पानी किस फॉर्म में बाहर आएगा? वॉल्यूम की फॉर्म में। तो जितना इसका वॉल्यूम है आयरन बॉल का, ठीक उतना वॉल्यूम का पानी बाहर आ जाएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ पे पानी आके भर जाएगा। बताइए सब, भर गया? अब जो इस पानी का वेट है, इस पानी का जो वेट है, इस पर इतना ही बाउंड फोर्स लगेगा जितना इस पानी का वेट निकला है। क्लियर?
हाँ, तो एफ बी इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। क्लियर हो गया? वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। देखो बेटा वेट कैसे निकालेंगे, तो वेट ऑफ वाटर इस पानी का वेट, वेट कैसे होगा देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, बोलिए हाँ है ना, और वेट कितना होता है एम इंटू जी, एम इंटू जी। अच्छा कौन सा एम भैया, लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है, जो बाहर आया उसका मास, बॉल से कोई लेना देना नहीं है, किसका मास, लिक्विड का मास, तो मास ऑफ द लिक्विड इनटू ग्रेविटी, बोलिए सुनो। अब मास तो हमको पता नहीं है, बट जो चीज पता है वो देखिए, तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये सुनो, तो लिक्विड का मास इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, चलेगा ये कि नहीं चलेगा, तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। बेटा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड का एक्चुअली रो का सिंबल दिया गया फिजिक्स में, किसका नाम दिया गया, रो, इनटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड वी एल। क्लियर हो गया, तो ये बन गया अपने पास रो वी, रो वी। तो देखिए भैया एम एल की जगह आएगा रो ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू कितना, ग्रेविटी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो देखिए ध्यान से, बियॉन्ड फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, बियॉन्ड फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पे, डेंसिटी पे, रो पे। तो जितना ज्यादा अगर डेंसिटी होगी लिक्विड की बियॉन्ड फोर्स, उतना क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, यस और नो। तो रो लिक्विड, वी लिक्विड और जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है ना। तो चलिए इसी क्वेश्चन को यदि मैं सॉल्व कर दूं, बियॉन्ड फोर्स कितना निकलेगा, रो लिक्विड इंटू वी लिक्विड इंटू जी। रो लिक्विड बेटा पानी है अपने पास, क्या है, पानी, पानी की डेंसिटी मैंने बताई थी 1 किलोग्राम पर लीटर, ये सुनो 1 किलोग्राम पर लीटर, ठीक है बेटा, ओके। अच्छा 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, नहीं, 1 लीटर इक्वल टू वन, 1 kg के वैल्यू के तो बराबर होता है, बट एक मिनट मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, आप समझिए। 1 लीटर को आपको एसआई यूनिट में है तो मीटर क्यूब में लेके आना पड़ेगा, किसमें लेके आना पड़ेगा, तो 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूबिक। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहां पे बन जाएगा 1/1000, किलोग्राम ऊपर रहेगा और नीचे क्या बन गया, मीटर का क्यूब, मल्टीप्लाई भाई, अब रो वी एल चाहिए, यस और नो। अब ये बताइए कि अगर बॉल का शेप का, अगर बॉल शेप अगर अंदर जाएगी तो बॉल शेप के इक्वल वॉल्यूम ही तो पानी बाहर आएगा, तो बॉल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल है, 4/3 पाई r क्यूब। तो ठीक उसी एक तरीके से ये समझो कि बॉल अंदर गई और बॉल के शेप का ही पानी आकर के भर गया, बोलिए हाँ है ना, अभी तो फैल चुका है पानी, तो मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो आपका ऑब्जेक्ट होगा सेम होगा उसके, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट अपना वॉल्यूम लेके आएगा उसी के वॉल्यूम का पानी बाहर निकालेगा, बोलिए हाँ है ना। तो 4/3 पाई यानी 22/7, आर का क्यूब, आर कितनी है 1 मीटर, तो 1 मीटर का होल क्यूब। ग्रेविटी ऑल यू नो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ की ग्रेविटी कितनी है 9.8। जो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगा रहा है भाई, ये जी क्या था अभी तक, जो हम लिखते थे W इक्वल टू एम जी, तो भैया जी एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन था ना ये, तो वही जी की वैल्यू। तो देखो बेटा पुट कर दिया, तो 1,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक, 4/3 22/7, बोलो है ना, और 1 मीटर क्यूबिक का क्यूब आ जाएगा 1 मीटर क्यूबिक इंटू 9.8, समझ में आ गया। और ये क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है, मतलब न्यूटन में आंसर आएगा, किस में आएगा, मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, न्यूटन बाद में लगा देंगे। क्लियर, ओके। चलिए काटाकुटी करते हैं, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 × 22 × 9.8 और इंटू 1000 इंटू 3 इंटू कितना 7 न्यूटन, केजी वगैरह सब कट जाएगा और फाइनल आंसर फोर्स का किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर, कोई दिक्कत? तो सब कुछ सॉल्व होने के बाद, अब भैया आप केजी लिख रहे हैं तो आप इसकी भी यूनिट लिखो फिर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ गए ना, फिर इसका भी लिखो मीटर क्यूब, तो ठीक है। फिर आप देखो क्या बन गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ये न्यूटन बोलते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं,
न्यूटन बोलते हैं, क्योंकि फोर्स कैलकुलेट करने का न्यूटन का फॉर्मूला था फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब तक आप अर्थ के ऊपर हो तब तक ए काम करता है, जैसे ही आप अर्थ के रिस्पेक्ट में काम करते हो, मतलब आप किसी खुद मोशन परफॉर्म कर रहे हो तो ए काम करेगा, बट जब आप अर्थ के लिए करते हो तो एम इंटू जी हो जाता है, बिकॉज ए की वैल्यू जी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो एफ इक्वल टू एम जी, क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ए इक्वल टू जी बन जाएगा। सो यूनिट मास की क्या बनेगी? किलोग्राम, एंड एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑल टोटल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसका नाम दे दिया गया न्यूटन। क्या नाम दे दिया गया? न्यूटन। क्लियर? सो इस तरीके से आप ये जो है बियॉन्ड फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब देखिए एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपके पास में एक लिक्विड है इस तरीके से, और आपने एक ईंट डुबाई है, तो अगर आप ईंट इस तरीके से डुबाते हैं, ये देखिए, तो क्योंकि यहां पर एरिया कम है, ऐसे आपने डुबाई ईंट को, ठीक है ना? एरिया क्या है यहाँ पे? कम, तो इस ईंट पर प्रेशर ज्यादा लगेगा, इस ईंट पर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा लगेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? बट यदि आपने इस ईंट को ऐसे डुबाया हॉरिजॉन्टली, क्लियर, तो क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस वाला एरिया है वो क्या है? ज्यादा है, तो अब एरिया क्या लगे इस पे? फोर्स प्रेशर क्या लगेगा? कम लगेगा। क्या लगेगा? कम लगेगा, तो लेस प्रेशर होगा। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे कैलकुलेट करने के लिए, कोई दिक्कत? अब आइए बच्चों थोड़ा सा डिस्कस करते हैं न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। ऑफ मोशन, देखिए बेटा, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में तीन लॉ होते हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ कहलाता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया, और लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल बी इन रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल बी इन मोशन, अनटिल एंड अनलेस यू अप्लाइड एन एक्सटर्नल फोर्स। मतलब अगर आप, यदि फोर्स आपने नहीं लगाया, जीरो लगाया, बोलो है ना, फोर्स आपने क्या लगाया? जीरो। नेट फोर्स अगर जीरो है, मतलब आप ये भी कह सकते हो कि अगर बैलेंस्ड फोर्स है, कौन सा फोर्स है? बैलेंस्ड फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए फोर्स लगा भी रहे हो बट इक्वल अमाउंट की फोर्स लगा रहे हो, तो नेट फोर्स कितना बनेगा? जीरो। तो अगर बैलेंस फोर्स है आपके पास में, तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो किस में रहेगी? रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया? ये पहला लॉ था। क्लियर? ये लॉ था। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर कोई बड़ी सी भैंस बैठी हुई है, समझ गए, और आपने यहां से भी इसको 5 न्यूटन, मतलब बैठी हुई है, मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी? जीरो है। अब आपने यहां से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, बताइए आपने टोटल फोर्स कितना लगाया? 0 न्यूटन का। तो आपका एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स कितना हो गया? जीरो। तो अगर एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स जीरो है, सो देयर विल बी नो चेंज, तो मतलब आपकी फाइनल भी रेस्ट में ही रहेगी बॉडी। समझ गए ना? फाइनल वेलोसिटी रेस्ट में ही रहेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये हो गया। ओके डन। और अगर, यदि मान लीजिए ये मोशन में थी, अगर कोई ठेला आ रहा था इस तरीके से, कार्ट आ रही थी, ठीक है ना, और इसकी स्पीड कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड है, आपने यहां से भी एक फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, और आपने यहां से भी एक फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, बताइए एफ नेट कितना है? जीरो है। कितना है? जीरो। एंड देन द बॉडी स्टिल रिमेन इन द सेम मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, मतलब तब भी बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलती रहेगी। समझ में आया? क्यों? क्योंकि बैलेंस फोर्सेस हैं। कैसे फोर्सेस हैं? और बैलेंस फोर्सेस कोई एक्सेलरेशन कोई डीएक्सेलरेशन क्रिएट नहीं करते। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो दिस इज फर्स्ट थिंग। नाउ सेकेंड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फोर्स को डिफाइन करता है, फोर्स को डिफाइन करता है न्यूटन सेकेंड लॉ। कौन सा लॉ? न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर है? अब आपको मोमेंटम को समझना पड़ेगा। अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज, जितना ज्यादा मोमेंटम का चेंज होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है ना? अच्छा, मोमेंटम का फॉर्मूला देख लो बेटा,
मोमेंटम को पी से शो करते हैं। मोमेंटम इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। अब इसमें जितना जबरदस्त चेंज आएगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। आइए देखते हैं कैसे। मान लो बेटा आपके पास में कोई ये ठेला गाड़ी है इस तरीके से, इसका मास है m, इसका मास है क्या m, और इसकी इनिशियल स्पीड है u। इनिशियल स्पीड क्या है u। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो मैं बोलूंगा बताइए इनिशियल मोमेंटम p1 कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी, होगा कि नहीं होगा? मोमेंटम अभी अभी मैंने बताया मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इसका m है, वेलोसिटी u है। बोलिए हाँ है ना? क्या होता है, बीच में धक्का लगा, बीच में क्या लगा, धक्का। कितने सेकंड के लिए, t सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए, t सेकंड के लिए धक्का लगा। तो बेटा मास तो वही रहेगा क्योंकि ठेला चला था, तो ठेला ट्रक तो बन नहीं जाएगा। तो धक्का लगा और धक्का लगने से इसकी वेलोसिटी हो गई v। बोलिए हो सकता कि नहीं हो सकता? मास तो वही रहेगा। तो ये हो गया p2 इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। बोलो यस और नो। अब हम निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो भैया चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम दैट इज इक्वल्स टू p2 माइनस p1, p2 माइनस p1, mv माइनस m u। ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। m कॉमन ले लीजिए, m इक्वल टू हो गया, m कॉमन होने के बाद v माइनस u। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। अब आप देखिए कि हमारे पास समय कितना था t, t सेकंड में मोमेंटम कितना बदल गया, मोमेंटम इतना बदल गया m v माइनस u। बोलिए हाँ है ना? तो अब मुझे रेट निकालना है, रेट मतलब एक सेकंड में। तो एक सेकंड में मोमेंटम कितना चेंज होगा, दैट इज इक्वल्स टू m v माइनस u अपॉन t। क्लियर कि नॉट क्लियर? ठीक है ना? और न्यूटन साहब ने यही कहा कि जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल। किसके, मोमेंटम चेंज की रेट के। मतलब यही तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब m v माइनस u अपॉन t के। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखिए व्हाट इज v माइनस u अपॉन t, आपने पढ़ा होगा, change in velocity upon time. This is called acceleration. This is called, yes or no? So force is proportional to mass into acceleration. Clear कि not clear? ठीक है ना? अब यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा तो F इज इक्वल्स टू आएगा K टाइम्स ऑफ ma। K की वैल्यू 1 पुट कर दो, आंसर आ गया F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये है न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है ना? तो न्यूटन सेकेंड लॉ मेनली यहीं पर यहां तक था, बट उसको मैथमेटिकली आगे बढ़ाने पर के की वैल्यू 1 लेने पर आता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन। अब बेटा मास ऑफ द बॉडी तो हम बदल नहीं सकते हैं, तो किस पे फोर्स कंट्रोल करेगा, एक्सलेशन पे। मतलब मास तो कांस्टेंट होगा किसी बॉडी का अगर, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। जितना ज्यादा झटका लगेगा, एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, उतना ज्यादा क्या होगा, फोर्स होगा। मतलब फोर्स बढ़े, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये कहला गया न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत ही सिंपल है। न्यूटन के थर्ड लॉ जो होते हैं, दो बॉडी के कांटेक्ट करने पर किसी न तरीके से लगते हैं, नॉन कांटेक्ट में भी लगते हैं। ये बॉडी 1 है, ये बॉडी क्या है, 2 है। तो पहली वाली दूसरे को जितनी जोर से धक्का देगी, दूसरी वाली पहली को भी उतनी जोर से धक्का देगी। ये सुनो, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर ये 10 से धक्का देगा तो ये भी वापस इसको 10 से ही लौटाएगा। क्लियर? 10 से देगा तो 10 से ही लौटाएगा। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड वाइज दम। बट डायरेक्शन की बात करो तो डायरेक्शन लगा दोगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि एक का धक्का लगेगा राइट और एक का धक्का लगेगा लेफ्ट। बराबर तो है बट नेचर वाइज अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। 1 2 3 मोशन के लॉज हमने इन शॉर्ट इन क्लियर आपको करा दिए हैं। डन? कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ पे अपना चैप्टर 4 फोर्स एंड प्रेशर फिनिश होता है। थोड़ी सी बात रह गई यहाँ पे बच्चों एक चीज की, जो क्वांटिटी हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाए, मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब होता है कि मोशन कंटेन्ड बाय अ बॉडी, अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, कंटेन्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, देखिए अगर अगर यूनिट मास की बॉडी v स्पीड से चल रही है, ठीक है ना, तो इसके अंदर मोशन कितना है, v का है। अगर ये m मास की बॉडी
अगर v स्पीड से चलेगी तो बताइए खतरनाक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? खतरनाक हो जाएगी। तो इसके मतलब होता क्या एक्चुअली, होता ये है कि किसी मास का मल्टीप्लाई करने से वेलोसिटी का इम्पैक्ट उतने गुना बढ़ जाता है m टाइम्स। जैसे आप लिख रहे हैं v, और आपने v मतलब कि 1 किलोग्राम की बॉडी v वेलोसिटी चल रही है, बट आपने 2 लिख दिया, तो लॉजिकली देखा जाए तो वेलोसिटी कितने गुना हो गई है? 2 गुना हो गई है। भले नहीं हुई है वेलोसिटी 2 गुना, बट मास का मल्टीप्लाई अपने कर दिया है, तो इम्पैक्ट जो जनरेट होगा वो उतना जनरेट होगा कि वेलोसिटी 2 गुना बढ़ गई है। क्लियर कि नॉट क्लियर? ठीक ना? तो m, तो किसी भी बॉडी m मास की बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय द बॉडी, अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। ओके, सो m मास की बॉडी अगर v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ मोशन होगा, मोमेंटम को पीछे शो करते हैं, इक्वल टू m इंटू वी, m इंटू वी। समझ गए ना? ये इसकी अमाउंट ऑफ मोशन है, मतलब वेलोसिटी टाइम्स m, वेलोसिटी टाइम्स m। भले मास ज्यादा होने से बात हुई है, बट मास के ज्यादा होने से इसकी वेलोसिटी m टाइम्स हो गई। क्लियर? जैसे एग्जांपल समझो, दो चीजें हैं कि एक छोटी सी बुलेट, कुछ ही ग्राम की, बोलिए हाँ है ना, कुछ ही ग्राम की बुलेट है, बहुत छोटा सा मास है, आई थिंक 10 ग्राम या 20 ग्राम, 10 ग्राम भी ज्यादा, मेरे ख्याल से उससे भी कम होती है ना? चलो 10 ग्राम ले लो, कोई बात नहीं, 20 ग्राम भी ले सकते हो। एक छोटी सी बुलेट है, बट उसको बहुत हाई वेलोसिटी से फेंका जाता है, बुलेट को, बंदूक से निकली गोली को, बोलिए हाँ है ना? तो वो इंसान को मार देती कि नहीं मार देती? तो यहां पर मास तो बहुत कम है, वेलोसिटी बहुत हाई है, इसलिए ऑल टोटल मोशन बहुत ज्यादा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे मास तो बहुत छोटा था, बट वेलोसिटी बहुत हाई थी, जिसकी वजह से P बहुत सिग्निफिकेंट आ गया। क्लियर कि नॉट क्लियर? ठीक ठाक, सिग्निफिकेंट मतलब ठीक ठाक, ठीक ना? अच्छा आ गया। अब दूसरा केस देखो बेटा, एक बहुत बड़ा पत्थर है। अभी आपने क्या किया? उस बॉल के मोशन का इस्तेमाल किया, बुलेट के वेलोसिटी का, किसका इस्तेमाल किया? वेलोसिटी का या स्पीड का। अब एक बहुत बड़ा पत्थर है 100 किलोग्राम का, कितने किलोग्राम का? बट वेलोसिटी बहुत कम है, 1 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड। बहुत पहले देखिए, पहले वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, अब वेलोसिटी क्या है? बहुत कम। तब भी भैया यदि आप इसको किसी के ऊपर फेंक दोगे 100 किलोग्राम के पत्थर को, बोलो है ना, तो वो मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? मर जाएगा। मतलब एक जगह आप मास का यूज करके सेम काम करा रहे हो, और एक जगह स्पीड का, बोलिए हाँ है ना? बट काम तो दोनों सेम हो रहा ना। तो आपने देखा कि एक्चुअली जो मोशन बनता है वो मास के साथ ही बनता है। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी। अब दो केसेस हैं, आप विनाश करने के लिए मास ज्यादा बढ़ा दो तो वेलोसिटी कम कर दो, ये भी चल जाएगा, या मास कम रहेगा तो स्पीड क्या कर दो? बढ़ा दो। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो दो बॉडीज का मोमेंटम सेम हो सकता है, भले उनके मास एक दूसरे के बराबर ना हो, ठीक है ना? जैसे यहां पर दोनों बॉडी का मोमेंटम सेम हो सकता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? जैसे एग्जांपल के लिए दो बॉडी है, एक P1 है, एक P2 है, तो एक बॉडी का मास 1 kg है, बोलिए हाँ ना? अगर 1 kg मास है और इसको मैं 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ाऊं, ये सुनो, तो इसका मोमेंटम कितना आएगा? मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज इक्वल्स टू 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? और दूसरी बॉडी जिसका मास है 100 kg, कितना है? 100 kg, तो P इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, स्पीड। तो 100 kg का मास है और बट स्पीड कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड। तो तब भी आंसर कितना आ गया? 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देखिए दोनों केसेस में आंसर सेम आ रहा कि नहीं आ रहा? बट एक में मास की कृपा है और एक में स्पीड की कृपा है। समझ में आ गया? बट दोनों का मोमेंटम सेम है। क्लियर? सो व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज इक्वल टू स्पीड, सॉरी, मोशन कंटेन्ड बाय अ बॉडी, मोशन कंटेन्ड बाय अ बॉडी, ठीक है ना? तो जब भी आप यदि किसी कम स्पीड में ज्यादा मास का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड में 100 का मल्टीप्लाई किया है, ये सुनो, तो इसको इस तरीके से फील करिए कि आपने 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को 100 गुना बढ़ा दिया, उसके मास का इंपैक्ट लेके कितना बढ़ा दिया? 100 गुना। बढ़ती नहीं एक्चुअली, मगर उसका इंपैक्ट इतने के बराबर हो जाएगा। क्लियर है?
जैसे एक छोटी सी गोली से इंसान को आप मार रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी का, आप उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्लियर है? तो छोटे से मास पे भी बहुत बड़ा इंपैक्ट जनरेट हो रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा? सो दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक ना? तो एक्चुअली जो बॉडी की मोशन होती है ना, वो उसके मोमेंटम से जानी जाती है। बॉडी की जो मोशन होती है, समझ गए ना, जो बॉडी विनाश मचाती है, वो उसके मोमेंटम से जानी जाती है। मास इनटू वेलोसिटी से, अकेले वेलोसिटी से नहीं, अकेले मास से नहीं। क्लियर कि नॉट क्लियर? ठीक है ना? बहुत तेज आंधी आई, P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। बहुत तेज आंधी आई, बट मास के नाम पे केवल हवा चली, बोलिए सुनो, तो नुकसान कम होगा, बोलिए है ना? मगर धीरे आंधी थी, बट मास बहुत ज्यादा था चीजों का, जो पेड़ वेड़ गिरे, तो भी नुकसान क्या होगा? काफी ज्यादा होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए डन।